हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2019 के सीडीपी के रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। इसके पहले के जो 15 क्वेश्चंस हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि नंबर 1, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। नंबर 2, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। नंबर 3, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। या फिर नंबर 4, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों की जो सोच है वो उनके अनुभव और आयु के अनुसार होगी, और वयस्कों की जो सोच है वो उनके अनुभव और आयु के अनुसार होगी। इसीलिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? नंबर 1, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। नंबर 2, एक सामाजिक संरचना है। नंबर 3, एक आर्थिक अवधारणा है। या फिर नंबर 4, एक जैविक निर्धारक है। तो जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करेगा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। इसीलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। नंबर 2, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। या फिर नंबर 4, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तो हमें बुद्धि के बारे में सही कथन बताना है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो बिने एवं साइमन द्वारा किया गया है वर्ष 1905 में। इसे भी याद रखिएगा कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो बिने एवं साइमन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? नंबर 1, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। नंबर 2, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नंबर 3, खाली स्लेटों के रूप में। या फिर नंबर 4, छोटे वयस्कों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता, एक्सप्लोर करना। वो बच्चे जो सक्रिय होते हैं, खोजकर्ता के रूप में होते हैं, उनको कहेंगे सक्रिय अन्वेषक। और प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? नंबर 1, एक व्यक्तिगत गतिविधि है। नंबर 2, एक निष्क्रिय गतिविधि है। नंबर 3, एक अनुबंधित गतिविधि है। या फिर नंबर 4, एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? नंबर 1, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। नंबर 2, विलंबित अनुकरण। नंबर 3, विचारों की अनुत्क्रमणिता। या फिर नंबर 4, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष की, जिसको कहते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था, और इसे कहेंगे विलंबित अनुकरण की अवस्था। यानी बच्चा जो भी सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, अनुकरण से सीखता है। लेकिन सीबीएसई ने इस क्वेश्चन का आंसर वर्तुल प्रतिक्रिया यानी कि सर्कुलर रिएक्शन माना है, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, विलंबित अनुकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नंबर 1, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। नंबर 2, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा व अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। नंबर 3, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है।
या फिर नंबर 4 सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। तो हमें बताना है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहां से कहां तक है। नंबर 1 अधोगामी शीर्षगामी, नंबर 2 अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास, फिर परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास, नंबर 3 परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास, नंबर 4 शीर्षगामी से अधोगामी। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास तक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मतलब जब बालक जो बच्चा होता है वो पहले हाथ पैर चलाना सीखता है, चलना दौड़ना सीखता है, उसके बाद वो छोटी छोटी क्रियाएं करता है, जैसे चलना दौड़ना, ये सब हुआ स्थूल चालक विकास, और लिखना हुआ सूक्ष्म चालक विकास। इसीलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। नंबर 1 मध्य बाल्यावस्था, नंबर 2 पूर्व क्रियात्मक अवधि, नंबर 3 बाल्यावस्था की समाप्ति, या फिर नंबर 4 किशोरावस्था। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वो होगी किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे नंबर 1 प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, नंबर 2 को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, नंबर 3 को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, नंबर 4 ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो हमें बताना है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता, नंबर 2 भ्रांत वार्ता, नंबर 3 समस्यात्मक वार्ता, या फिर नंबर 4 अहम केंद्रित वार्ता। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं यानी बिना आवाज किए बच्चे अपने मन में ही जो बातें करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की उसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने इसका आंसर अहम केंद्रित वार्ता माना है। अहम केंद्रित वार्ता भी होता है लेकिन जीन पियाजे के अनुसार, और यहाँ पर पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, इसीलिए ऑप्शन 1 सही होगा, व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच। अगला क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। नंबर 1 जेंडर रूढ़िवादिता, नंबर 2 जेंडर सिद्धांत, नंबर 3 जेंडर प्रासंगिकता, नंबर 4 विकसित जेंडर पहचान। तो खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता को। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि कुछ खिलौनों को, पहनावे की वस्तुओं को, घरेलू सामग्री, व्यवसाय, रंगों को स्त्रियों के साथ जोड़ना, जैसे पिंक है तो लड़की को पसंद है, ब्लू है तो लड़के को पसंद है। तो ये सब क्या है, पहनावे की वस्तुओं को, रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, तो ये सब जेंडर रूढ़िवादिता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, नंबर 1 उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, नंबर 2 उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नंबर 3 उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, नंबर 4 उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है यानी कि जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको आप अपने नए ज्ञान के साथ जोड़कर संचय कर सकते हैं, उसके ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा।
और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? नंबर 1 सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, नंबर 2 दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, नंबर 3 सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर नंबर 4 यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं। इन 3 अवस्थाओं की भी अपनी अपनी 2 अवस्थाएं हैं। उन्हीं में से एक अवस्था होती है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि बच्चा का जो तर्क है कि हिंज को दवाई की चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं दंड से बचने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो ये थे 15 क्वेश्चन सीडीपी के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।